तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन हम लोग देख रहे थे ना, जिसको हम लोग पर आयोडिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, है ना। चलिए तो उससे आगे बढ़ा जाए अल्कोहल के अंदर। तो मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन या पर आयोडिक ऑक्सीडेशन HiO4 से कराया जाता है। पहली चीज़ तो हम लोग ये देखे थे। और कौन कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड ये ऑक्सीडेशन देते हैं ये भी देखे थे, है ना। एक था विसिनल डाइऑल, उसके बीच का बॉन्ड टूटता था, कैसे प्रोडक्ट बनता था। अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स थे, बीटा एमिनो अल्कोहल था और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल था। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वाला रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन देते हैं और उसमें बीच का बॉन्ड कैसे टूटता है और क्या प्रोडक्ट बनता है ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसी में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो ना, राइट प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, चलो सेम उसी तरह का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। HiO4 का कितना मोल लगेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसका नाम है डी ग्लूकोज। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। बायोमॉलिक्यूल का हिस्सा है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ये हम लोग को आगे पढ़ना भी है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे बहुत सारे। फिलहाल इसका सिर्फ हम लोग को ऑक्सीडेशन कराना है, तो फटाफट इसको देख लिया जाए। फिर उसी तरह से एक मॉलिक्यूल है डी फ्रक्टोज। इसका नाम है डी फ्रक्टोज। ठीक है, ये भी बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे हम लोग। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं फाइनली, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको याद करना हो, है ना। अभी सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिया है, आपको प्रोडक्ट लिखना है, कितना मोल कंज्यूम हो रहा है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इन सब में प्रोडक्ट लिखना है आपको। चलो भाई, वीडियो पॉज कर लीजिए और इन सब का प्रोडक्ट फटाफट लिख डालिए। हो गया। देखो, पहले वाले में अगर हम लोग X की बात करें तो ये 1,2 डाइऑल है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से नहीं टूटेगा। तो 3 जगह से टूट रहा है, तो X का वैल्यू 3 हो गया। ये तो क्लियर है। क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो मैं इस बार सीधा लिख रहा हूँ ना, इसको समझाए थे हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर OH आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे HCHO, 1 मोल तो ये मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा HCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा CH3COH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। और यहाँ पर भी मिलेगा CH3COH, है ना। CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH आ जाएगा, तो 2 मोल इसको कर दिया है। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे, एक एल्डिहाइड मिलेगा और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, इसकी बात करें हम लोग
तो देखो ये कार्बोनिल है, यहाँ पर OH है, ये टूटेगा, यहाँ पर भी 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 OH है, ये टूटेगा। तो ये सब जगह से टूट रहा है ना। तो यहाँ पर मिल रहा है अपने को 1 2 3 4 5, तो x का वैल्यू 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर HC डबल बॉन्ड O है, अगर इसको ढंग से हम लोग बनाएं तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है ना, यहाँ पर OH आ जाएगा, तो HCOH मिलेगा, यहाँ पर भी HCOH मिलेगा, यहाँ पर भी HCOH मिलेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन पे आपको HCOH मिलेगा, ठीक है। प्लस लास्ट वाला जो कार्बन है इस पे एक OH है, एक OH इस बॉन्ड पर आएगा, दिख रहा है सबको, तो यहाँ पर अपने को HCHO मिलेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट अपने को सिर्फ लिखना है तो प्रोडक्ट हम लोग ये बना देंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको। थर्ड वाला बात किया जाए तो देखो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो ये तो HCHO मिलेगा, HCHO, ठीक है। इसमें यहाँ भी OH आ जाएगा और इस बॉन्ड पर भी OH आ जाएगा, तो ये H2CO3 मिलेगा, तो इसको हम लोग H2O प्लस CO2 रिपोर्ट करेंगे। फिर देखो यहाँ पर तो ये कार्बन इधर OH मिलेगा, तो ये भी HCOH मिलेगा, ये भी HCOH मिलेगा और ये भी HCOH मिलेगा, ठीक है। तो 3 मोल HCOOH फॉर्मिक एसिड 3 मोल मिलेंगे प्लस, और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड और मिल जाएगा। तो डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में, है ना, फंक्शनल आइसोमर है। देखो इसके पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है और इसके पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, C6H12O6, इसका भी और इसका भी नहीं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन है, वहाँ पर एल्डिहाइड है, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। फिलहाल आप याद कर सकते हो, नहीं तो आगे तो हम लोग को पढ़ना ही है। तो ये हो गया होगा नहीं। अब इन दोनों में भी आप बना तो दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बतानी है स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ नहीं। देखो भाई, अगर इसमें हम लोग ये बॉन्ड तोड़कर बना दिए होंगे तो गलत बनाए होंगे, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन। वही अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसमें ये टूटकर यहाँ OH और यहाँ OH आ जाएगा, मतलब इसका प्रोडक्ट अगर अपने को पूछ रहा होगा तो यहाँ पर हम CHO और यहाँ पर भी हम लोग CHO लिख सकते हैं, और बाकी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जैसे यहाँ लगा हुआ है वैसे ही यहाँ होगा, ठीक है। मतलब इसमें ये रिएक्शन हो जा रहा है, इसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है। लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि इसमें ये जो दोनों OH ग्रुप हैं, एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं, एंटी हैं, ठीक है। एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, और इस वाले में एक नीचे जा रहा है, ऊपर इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन एक नीचे आ रहा है और एक ऊपर आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली पास हैं। बात समझ में आ रही है? ट्रांस तो है, मतलब एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, लेकिन स्पेस में दोनों आमने सामने हैं, ठीक है। स्पेस में दोनों आमने सामने हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? जैसे ये अगर मैं सामने की तरफ दिखाऊं आपको ज़्यादा समझ में आए, तो एक जो ऊपर वाले कार्बन पर था वो नीचे जा रहा है और नीचे वाले कार्बन पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन स्पेस में ये दोनों सामने ही हैं। तो बेसिकली ये दोनों हैं तो ट्रांस, लेकिन ये दोनों हैं सेम साइड, सिन है, सेम साइड है, एक डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैलाप्रेड ऑक्सीडेशन या पैराइडिक ऑक्सीडेशन के लिए जो OH ग्रुप होने चाहिए वो सेम साइड होने चाहिए, क्योंकि इस पे अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म अपने को वैसे तो पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म पर थोड़ा सा समझे कि मैकेनिज्म होता कैसे है, कैसे रिएक्शन होता है, तो ये बात अपने को ज़्यादा क्लियर होगी। ये दोनों OH ग्रुप सेम साइड हैं, तो जो HiO4 है ना, वो
ये H+ इस पे करता है अटैक, ये वाटर बन के जाता है बाहर। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर I है, O- है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। तो ये लोन पेयर इस पर करेगा अटैक प्लस चार्ज पर, और ये लोन पेयर आयोडीन पे करेगा अटैक, और ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। समझ गए? मतलब इसका एक ऑक्सीजन इस पर करेगा अटैक और इसका ऑक्सीजन इस आयोडीन पे करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। ठीक है, फिर उसके बाद H+ इस पे चला जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। मतलब आगे का मैकेनिज्म क्या है अपने को नहीं जानना है, ऑल्दो मैं बता सकता हूँ इसके आगे भी, बट वो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो HiO4 का मॉलिक्यूल जो है ना, वो उस दोनों OH पर सेम साइड से अटैक करता है, तभी ये चीज़ बन सकती है। अगर एक OH पीछे और एक OH आगे होगा तो HiO4 का अटैक इस OH पर इस तरह से नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? तो दोनों OH क्या होने चाहिए? आमने सामने या पास होने चाहिए, एक दूसरे से अपोजिट नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक दूसरे से अपोजिट है और इसमें एक दूसरे, भले ट्रांस है, ट्रांस और इसमें सिस नहीं देखना है। समझ रहे हो ना बात, कि ट्रांस और सिस नहीं देखना है। सर ये भी तो ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ऑल्दो ये ट्रांस है, लेकिन दोनों स्पेस में अगर बात करें तो एक नीचे आ रहा है और एक ऊपर आ रहा है, तो स्पेस में दोनों सामने हैं। मतलब अगर सामने से HiO4 आया तो दोनों पे, है ना, एक साथ अटैक इस तरह से कर सकता है। समझ रहे हैं ना बात? अगर सामने से HiO4 आया तो इधर से अटैक इस पर हो सकता है, लेकिन इस पर नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर अटैक करेगा तो ये पीछे है, अगर इस पर अटैक करेगा तो ये पीछे है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ कि HiO4 के ऑक्सीडेशन के लिए, HiO4 से ऑक्सीडेशन के लिए जो ये 1,2 डायॉल्स हैं, इनको सेम साइड होना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री शुड बी सिन, मतलब ये दोनों OH क्या होने चाहिए? सेम साइड होने चाहिए। ठीक है, सेम साइड होंगे तभी HiO4 का इस पर रिएक्शन हो पाता है। तो क्योंकि यहाँ पर सेम साइड नहीं है, ये आपस में OH एंटी हैं और एंटी होने की वजह से इस पर रिएक्शन नहीं होगा। और इसकी बात करें तो ये दोनों OH को हम लोग सिन बोल सकते हैं। सिन से हम लोग सिस नहीं समझ रहे हैं, सिन मतलब दोनों सेम साइड है, सेम डायरेक्शन में है। समझ में आई इतनी बात? है तो ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ रिएक्शन हुआ, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया, और ऐसा ही आएगा, समझ गए, कि दोनों OH अपोजिट दिखाया है, दोनों OH सेम साइड दिखाया है ना? तो यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट अपने को लिखना है। लिखिए, इतना नोट कर लिए होंगे आप, कर लीजिए इसको नोट। नोट करके पॉइंट लिखो। फॉर ऑक्सीडेशन बाय HiO4, for oxidation by HiO4, both OH group should be syn to each other. Both OH group should be syn to each other. समझ गए बात? ट्रांस होगा या एंटी होगा तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यही बात यहाँ पर इन क्वेश्चंस के जरिए समझाई जा रही है। इतनी बात क्लियर हुई? सर ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर इसका क्या यूज़ है, ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि आपको ये सवाल पूछ रहा है कि रिएक्शन देगा कि नहीं। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्योंकि बल्कियर है तो इक्वेटोरियल पर ही रहना चाहता है, क्योंकि इसका एक्सियल वाला तो अनस्टेबल होता है, पता है अपने को। तो क्योंकि ये इक्वेटोरियल पर ही रहना चाहता है तो उसकी वजह से इक्वेटोरियल पे ये रहेगा तो ये दोनों एंटी ही रहेंगे। अगर ये नहीं होता तो ये कॉन्फॉर्मेशन बनाकर ये दोनों इक्वेटोरियल पर आ जाते, तो इसमें आ जाते, एक फ्लिप करके आ जाता था ना। लेकिन यहाँ पे फ्लिप का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्लिप कराओगे तो ये भी एक्सियल पर जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर ये इसका रिंग फ्लिप आप सोच लिए तो रिंग फ्लिप के बाद बोलोगे सर ये एक्सियल पर था तो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, ये एक्सियल पे था तो इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, और ये इक्वेटोरियल पर है तो ये एक्सियल पे आ जाएगा। तो ये इसका जो कॉन्फर्मेशन है ये अनस्टेबल हो गया। क्यों अनस्टेबल हो गया भाई? क्योंकि ये एक्सियल पर है और ये एक्सियल पर नहीं हो सकता, क्योंकि अनस्टेबल कर देगा।
तो इसका यही कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल दिया गया है कि टर्शियरी ब्यूटाइल होने की वजह से रिंग फ्लिप की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता और पूछता कि ये मॉलिक्यूल, फिर से मैं वही बात वहीं पर आ रहा हूँ, अगर ये नहीं दिया होता तो आपको सवाल में 2 बात पूछी जाती, ऐसा होता और रिएक्शन कराया होता, पूछा होता। तो पूछा होता बताओ ये मॉलिक्यूल पैरायोडिक ऑक्सीडेशन देगा कि नहीं, या ये कॉन्फॉर्मेशन पैरायोडिक ऑक्सीडेशन देगा कि नहीं। तो ये कॉन्फॉर्मेशन नहीं देगा क्योंकि ये दोनों एंटी हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल तो देगा क्योंकि ये फ्लिप होने के बाद ऐसा हो जाने वाला है। समझ गए ना बात, ऐसा हो जाने वाला है क्योंकि यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं है। अगर होता तो इसका अब ऑब्लिगेशन बन जाता कि ये इक्वेटोरियल पर ही रहता और ये मॉलिक्यूल ऐसे ही रहता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये पॉइंट समझ में आया, सेन होना चाहिए। अब इसमें एक दिक्कत हो गई होगी कुछ लोगों को, बोले सर अभी इसके पहले जो आप क्वेश्चन कराए डी ग्लूकोज का, डी फ्रक्टोज का, वहाँ पर नहीं सोच रहे हैं ये बात, OH H OH H H OH और OHH। सर यहाँ पर भी तो ये OH और ये OH आपस में एंटी हैं, या ये OH और ये OH आपस में एंटी हैं। सर यहाँ क्यों नहीं सोचे, है ना। ये ओपन चेन है बालक, ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है, और ओपन चेन मॉलिक्यूल में तो घूम के सेम साइड हो सकता है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ओपन चेन में दिक्कत नहीं है क्योंकि वो घूम के सेम साइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिक्कत है क्योंकि ये फ्लिप होकर सेम साइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। समझ में आ गई बात ना, तो ये बात कंफ्यूज नहीं होगी। ओपन चेन होगा तो चाहे सिन दिखा हो चाहे एंटी दिखा हो आप रिएक्शन करा दोगे, क्लोज्ड होगा तभी आपको ये बात सोचनी होगी। क्लियर, चलिए फिर आ जाओ, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग पढ़ लिए, अब है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। जैसे ये अल्कोहल कैसा है भाई, प्राइमरी है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, एक होता है अपना KMnO4 H प्लस हीट, या कौन होता है KMnO4 OH माइनस हीट, या K2Cr2O7, और ये एसिडिक मीडियम में होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधा कहाँ भेज देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया प्राइमरी को सीधा एसिड में, और यहाँ Mn+7 में है, यहाँ पर चला जाएगा Mn+2 में। ठीक है, और Mn+7 का कलर जो होता है वो होता है पर्पल, और इसका कलर होता है ब्लैक या कलरलेस बोल सकते हैं एक्वस में। अगर K2Cr2O7 लेंगे तो इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, और ऑक्सीडाइज जब इसको कर देगा अल्कोहल को तो खुद चला जाएगा क्रोमियम+3 में, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम +6 में है ना, तो +6 से चला जाएगा +3 में, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, और +3 का कलर होता है ग्रीन। समझ के बाद, तो अगर मान लीजिए हम लोग K2Cr2O7 ले लिए और प्राइमरी अल्कोहल ले लिए, तो K2Cr2O7 ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट भी हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम K2Cr2O7 डाल दें तो ऑरेंज से चला जाएगा ग्रीन में, है ना। अच्छा, K2Cr2O7 की जगह पर जोन्स रिएजेंट भी लिखा रह सकता है, क्योंकि अगर आप याद करें तो जोन्स रिएजेंट भी में भी तो क्रोमेटाइन बनता था, डाइक्रोमेटाइन, है ना, क्योंकि CrO3 और डाइल्यूट H2SO4 होता था। तो एसिडिक मीडियम में CrO3 जो है Cr2O7 2- में चला जाएगा, तो जोन्स रिएजेंट भी हो सकता है। तो जोन्स रिएजेंट गिव्स
पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्राइमरी अल्कोहल, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि जोन्स रिएजेंट अगर होगा तो ऑरेंज कलर से सॉल्यूशन विल चेंजेस टू ग्रीन कलर। समझ गए मेरी बात? मतलब ये एक तरह से अल्कोहल का टेस्ट भी हो गया कि अगर मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आप उसमें KMnO4 डाल दिए, उसका कलर पर्पल होगा या पिंक कलर बोल सकते हो, है ना, दोनों में से कोई कलर लिखा रह सकता है। तो पिंक कलर या पर्पल कलर विल चेंजेस टू ब्लैक कलर या कलरलेस सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन फेज में है तो, और अगर प्रेसिपिटेट बनाएगा तो ब्लैक कलर होगा। और अगर आपने K2Cr2 ले लिया है तो ये जोन्स रिएजेंट या डाइक्रोमेट आयन बोल सकते हो, ऑरेंज कलर विल चेंज टू ग्रीन कलर, है ना। तो ऐसा अगर है तो उसमें या तो प्राइमरी अल्कोहल है और या कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोगों ने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया और यही रिएजेंट्स ले लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दिस सेकेंडरी अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, पता है अपने को, रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन होता है। और प्लस सेम वही चीज़ मिलेगी, Mn+2 मिलेगा या क्रोमियम+3 मिलेगा। तो ये जो टेस्ट हुआ, मतलब ये जो टेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली प्राइमरी का टेस्ट नहीं है या स्पेसिफिकली सेकेंडरी का टेस्ट नहीं है ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी का कलेक्टिव टेस्ट है। मतलब कि अगर KMnO4 के पर्पल कलर को एक अल्कोहल डीकलराइज कर दे रहा है या K2Cr2 के ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो उस अल्कोहल का प्राइमरी या सेकेंडरी होना पक्का है ना। टर्शरी को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो उन अल्कोहल का प्राइमरी या सेकेंडरी होना पक्का है। तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल इन सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देगा। समझ गए बात इतनी? तो इस तरह से होगा, नहीं? नोट कर लीजिए फटाफट। क्लियर कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, ऑक्सीडेटिव डीकम्पोजिशन ऑफ कीटोन्स। हम लोग बोलते हैं कि कीटोन्स आर रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, लेकिन मान लो अगर ज़बरदस्ती कीटोन का ऑक्सीडेशन करा ही रहा है तो कैसे होगा? तो बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसका डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर अपने पास कोई ऐसा कीटोन है, ठीक है, ऐसा कीटोन है, और इसमें अगर मान लो KMnO4 H+ हीट ऐसा दे दिया है या KMnO4 OH- हीट दे दिया है ना, मान लो ऐसा दे दिया है, या दे दिया है मान लो K2Cr2O7 H+ हीट ऐसा दे दिया है, तो इसका इन जनरल ऑक्सीडेशन नहीं होता। मतलब हम लोग कहीं भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। जहाँ पे मान लो फाइनल प्रोडक्ट कीटोन मिला और ये सॉल्यूशन में दिया हो तो हम लोग नहीं कराएंगे। हाँ, स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि नहीं इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब आपसे अब जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं आप इसका ऑक्सीडेशन कराओ, तो नॉर्मली तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, हाँ, लेकिन रिगरस कंडीशन में इसका भी ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पर जो भी मीडियम हो, चाहे एसिडिक या बेसिक मीडियम तो होगा ही, तो ये अपने टॉटोमेरिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर ही सकते हैं ना थोड़ा बहुत। तो एक इधर इनॉल फॉर्म बनेगा और एक इधर इनॉल फॉर्म बनेगा, मतलब एक बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3 ऐसा बनेगा, और प्लस अगर ये वाला इनोलाइज कर जाए CH3 CH2 C OH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये इनॉल फॉर्म्स, ठीक है, बेसिक मीडियम में ये मेजर होगा और एसिडिक मीडियम में ये मेजर होगा, वो सब बातें पढ़े थे, लेकिन एग्जिस्ट तो दोनों करेगा, है ना। तो ये कीटोन अपने इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अब इनॉल फॉर्म में क्योंकि पाई बॉन्ड होता है तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये इस पाई बॉन्ड को
जैसे एल्कीन में हम लोग तोड़े थे उस तरह से तोड़ देगा। तो इधर मिल जाएगा CH3, यहाँ से देखो क्या क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन याद है ना, हम लोग OO जोड़ देते थे तो मिलता था CH3 COOH, ऐसा मिलेगा, प्लस मिलेगा CH3 COOH, यहाँ भी ऐसा मिलेगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन मिलेगा आपको CH3 CH2 COOH और प्लस यहाँ पर ये H2CO3 में चला जाता था, याद आ रहा है बात कुछ, तो ये H2 प्लस CO2 में टूट जाएगा, H2CO3 में चला जाएगा ये, और यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH ऐसा बन जाएगा। तो अगर इसका ज़बरदस्ती ऑक्सीडेशन करा ही रहा है और आपसे पूछ ही रहा है कि प्रोडक्ट लिखो, तो फिर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग एसिटिक एसिड भी लिख देंगे, हम लोग प्रोपेनोइक एसिड भी लिख देंगे, हम लोग CO2 भी लिख देंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, क्योंकि ये अपने इन दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म में, दोनों इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कोई कम कोई ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, लेकिन एग्जिस्ट दोनों करेंगे, है ना। तो इस वजह से दोनों जगह से बॉन्ड टूटेगा और आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। तो इस वजह से कीटोन के ऑक्सीडेशन से हम लोग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। तो मिला बहुत कुछ, लेकिन मिला एक्चुअली कुछ नहीं, क्योंकि मिक्सचर मिल गया बहुत सारा चीज़ों का। तो जब मिक्सचर मिल जा रहा है बहुत सारा चीज़ों का, तो इसका ऑक्सीडेशन बहुत फ्रूटफुल नहीं है, समझ के बात। तो इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन हम लोग कराते नहीं हैं, अगर कराते हैं तो रिगरस कंडीशन में मिक्सचर मिलता है, समझ के बात। कब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, कभी नहीं, जब तक स्पेसिफिकली ऐसा न लिख दे, ऐसा 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 न लिख दे, तब तक आप नहीं कराओगे, समझ के बात। चलिए नोट कर लो फटाफट। तो ये था ऑक्सीडेशन। अब थोड़ा सा कुछ और रिएक्शंस देखा जाए इसका। लिखो नेक्स्ट रिएक्शन अल्कोहल का, लिखो रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। समझो बात, देखो जैसे अगर हम लोगों ने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और साथ में एक अल्कोहल ले लिया, ठीक है, मान लो ये वाला OO18 है, और कैटलिस्ट के तौर पर ले लिया H+, और ये कोई मिनरल एसिड होगा, मिनरल एसिड मतलब इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, ध्यान रखेंगे ये बात याद रखने वाली है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, ना कि अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक का H, क्योंकि दोनों हो सकता है। तो दूसरा वाला नहीं, कौन सा, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H वाटर बन के बाहर जाएगा, एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी, एक वैलेंसी ऑक्सीजन पे खाली होगी, ये दोनों आकर इस तरह से जुड़ जाएंगे और बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR'। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये O18 था, तो ये सिस्टम में रहेगा, और साथ में कौन बाहर चला जाएगा, H2O चला जाएगा। तो एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं, ठीक है। और इन एस्टर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है। जैसे फ्रूट को कट करेंगे जो स्मेल जैसा आता है, तो उस तरह से फ्रूटी स्मेल होता है एस्टर्स का। ये बात समझ में आ गई। ये देख रहे हैं अब, है ना, ये रिवर्सिबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। देखो ध्यान से, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसमें एस्टर बन रहा है। और जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन में एक एस्टर ले लिए, उसमें वाटर डाल दिए, साथ में मिनरल एसिड ले लिए, तो एस्टर का वाटर से रिएक्शन से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये ना बन रहा है।
तो उल्टे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। समझ गए? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। और जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचेंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक प्रोसेस पढ़ेंगे कि बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मतलब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये उल्टा वाला जो प्रोसेस है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। समझ के बाद? तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। अब रिवर्सिबल है तो इसका हम लोग जो यील्ड है वो भी हम लोग आराम से मेंटेन कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसको फॉरवर्ड शिफ्टेड भी रख सकते हैं और बैकवर्ड शिफ्टेड भी रख सकते हैं। बताओ कैसे? अगर हम लोग ये अल्कोहल एक्सेस में ले लें तो क्योंकि एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले लोगे तो ली शटेलिस प्रिंसिपल के हिसाब से ये बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा, और अगर आप इसमें ढेर सारा वाटर डाल देंगे तो ये प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा। तो इसको हम लोग इक्विलिब्रिया का डायरेक्शन मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अगर ये एक्सेस में ले लिया गया, ये एक्सेस में ले लिया गया तो बताओ क्या बनेगा? मेजर एस्टर बनेगा। और अगर वाटर एक्सेस में ले लोगे आप और एस्टर ले लोगे तो फिर ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस होने लगेगा। समझ के बाद? तो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रिया इज, है ना, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रिया इज मेंटेन्ड बाय रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल और वाटर। समझ गए? तो एक पॉइंट नीचे यहाँ पर लिख लीजिए, इसको नोट करने के बाद एक नीचे पॉइंट लिखिए, बोले लिखो, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रिया इज मेंटेन्ड बाय, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रिया इज मेंटेन्ड बाय टेकिंग appropriate quantity of alcohol or water. Direction of equilibria is maintained by taking appropriate quantity of alcohol or water. ठीक है, इतनी बात आई समझ में सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लिया जाए, है ना। ये हम लोग मैकेनिज्म, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर ही देख लेंगे तो वहाँ का आधा जो सरदर्द है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। देखो क्या होता है, एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं। हम लोगों ने ले लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, कैटलिस्ट के तौर पे हमने H+ डाला है, यहाँ पर इस तरह का रेजोनेंस हो रहा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा तो H+ का प्राइमरीली अटैक इस पे कराया जाएगा ना, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव है। तो इस तरह का एक इंटरमीडिएट टाइप का मिलेगा, और क्योंकि इसमें H+ सीधा जाकर लोन पेयर के साथ बॉन्ड ही बना रहा है तो ये वाला स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है। इतना हो गया। अब जो सिस्टम में अल्कोहल हम लोगों ने लिया है, ये वाला O18 लिया था क्या, इस कार्बोनिल पर अगर आप देखेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव इस पे बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? एज कंपेयर टू दिस, इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव था उसके पार्शियल पॉजिटिव से इस पर पार्शियल पॉजिटिव बढ़ गया है, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन पे प्लस होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, पहली बार नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है अब ये इस पर आसानी से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये अब कार्बोनिल रिलेटिवली इस कार्बोनिल की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है। कोई दिक्कत? तो इसलिए ये लोन पेयर अब इस पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? और यही वाला स्टेप जो होता है इस मैकेनिज्म का RDS होता है, क्योंकि अभी भी ये है तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ना, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने का टेंडेंसी कम ही है। समझ गए बात? तो ऐसा बन गया।
तो ऐसा होने के बाद एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया अपने पास। ये OH बन गया, ये OH पहले से था, और एक ये OR-H और इस पर प्लस आ जाएगा क्योंकि ये अपना लोन पेयर है ना, कोऑर्डिनेट किया है। मीडियम से H+ आया था तो मीडियम के पास H+ वापस चला जाएगा। तो ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया है जो कि स्टेबल नहीं होगा, पता है अपने को, क्योंकि ये इसमें पहले डिस्टेंस ज़्यादा था, 120 डिग्री था क्योंकि ये 100 sp2 हाइब्रिडाइज था, और ये अपना sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है। तो ऐसा होने के बाद ऐसा दिखाई देगा, देखो RCOH, यहाँ भी OH और यहाँ OR- और यही वाला OO18 है। तो अब मीडियम कैसा है भाई, एसिडिक है ही। तो अगर मीडियम एसिडिक है तो ये H+ अब फिर से इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर है। तो इस मॉलिक्यूल के पास बहुत सारे लोन पेयर हैं। तो ये H+ या तो इस पर या तो इस पर या तो इस पर अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अटैक किस पर करेगा, है ना, मीडियम एसिडिक है, चलो, तो मेरे हिसाब से ये इन तीनों में से किसी पर भी अटैक कर सकता है। अगर मान लीजिए ये इस पर अटैक किया, इस लोन पेयर पे, ठीक है, तो ये फिर से ये बन जाएगा क्या, फिर से यहाँ H+ आ जाएगा और फिर से ये बाहर चला जाएगा और ये बॉन्ड वापस बन जाएगा, मतलब हम लोग वापस यहाँ आ जाएंगे। देखो तो ऐसा होगा क्या, इस पर आएगा तो ये बनेगा और ये यहाँ से आया था, और क्योंकि हर स्टेप इसमें रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबिलिटी तो रहेगी ही, तो यहाँ बना तो यहाँ से वापस यहाँ पहुँच सकते हो, समझ के बाद, तो यहाँ पहुँच जाएंगे वापस। अगर ये H+ इस पर अटैक किया तो जब वापस यहाँ पहुँच जाओगे तो क्या रिएक्शन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा क्योंकि रिवर्सिबिलिटी तो है ही। तो ये फिर से इस पर अटैक करेगा क्योंकि सिस्टम में अल्कोहल आप ज़्यादा लिए हो, एक्सेस में लिए हो, तो ये फिर से इस पर अटैक करेगा और फिर आप घूम फिर के यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, मतलब जब जब इस पर अटैक करेगा कोई फायदा नहीं होगा, ये इधर से इधर जाएगा, वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस H+ का अटैक इस पर या इस पर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, देखो तब ये बन जाएगा RC, यहाँ OH2+, एक अच्छा लीविंग ग्रुप, और OH ऐसा और OR- ऐसा रहेगा, यही वाला O18 रहेगा। अब ये देखो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर कर देगा क्या, और पाई बॉन्ड बनाते हुए वो ऑक्सीजन जब उसको बाहर करेगा तो एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता नजर आएगा। H+ मीडियम से आया था, कैटलिस्ट के तौर पर है, वापस चला जाएगा, तो यहाँ पर RC+O और OR- बन जाएगा और ये वाला O18 दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज आवर एस्टर। बोलो भाई, बात आई समझ में ना? तो ये ओवरऑल एक इक्विलिब्रिया है, क्योंकि OR ही एक्सेस में था, तो अगर ये जुड़ा है ना, तो अब इस पे वाटर बाहर जा रहा है तो इक्विलिब्रिया जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि OH यहाँ पे OR जो है ख़त्म हो रहा है। बात आई समझ में इतनी? तो ये इसका मैकेनिज्म है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैकेनिज्म का एक नाम रखा गया है, जो कि हम लोग डिटेल में कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे सारा मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पे नाम आपको समझा देते हैं। देखो इसमें हो क्या रहा है, ये वाला जो कार्बन होता है इसमें C+O ग्रुप है। आप अगर याद करें तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन देखते थे, आप पढ़े फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इस ग्रुप को क्या बोलते थे वहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में? एसाइल ग्रुप बोलते थे ना। तो ये एसाइल कार्बन होता है। ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल। तो इस कार्बन को ही एसाइल बोलते हैं जिसमें C+O होता है। तो इस मैकेनिज्म में कार्बन जो एसाइल है, एसाइल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बीच से टूट रहा है। मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है? एसाइल कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर इस मैकेनिज्म का नाम हम लोग लिखते हैं AAC ट्वाइस, है ना, एसिड कैटलाइज्ड वाला A, है ना, मैं लिख देता हूँ नाम इसका नाम है पूरा एसिड कैटलाइज्ड एसाइल ऑक्सीजन, है ना, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग
बॉन्ड ब्रेकिंग बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो यहां पर है ये AAC ट्वाइस, एसिड कैटलाइज्ड। AC स्टैंड्स फॉर एसाइल, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग बाई मॉलिक्यूलर, ये 2 है। बाई मॉलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि ये वाला स्टेप RDS है और उसमें एक ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। लिख लिया है? चलो अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लिया जाए। नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखो। ठीक है, लिखिए, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन steric hindrance on alcohol and acid। ठीक है, दोनों पर। जैसे मान लो अगर अल्कोहल अपना प्राइमरी है, अगर अल्कोहल अपना सेकेंडरी है और अल्कोहल अपना टर्शरी है, ठीक है, तो रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन जो होगा वो इधर से इधर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हिंडर्ड अल्कोहल होगा उतना उसका जो अटैक है ना RDS स्टेप में, वो हिंडर्ड हो जाएगा, वो कम रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ना? और सेम चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है। मान लो अगर हम लोग ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, अगर हम लोग ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए और अगर हम लोग ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, तो अल्टीमेटली तो अटैक तो इसी कार्बन पे होना है ना। तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच पर हिंड्रेंस जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना रेट क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। तो इस वजह से इसका भी जो रेट होगा वो ऐसे वैरी करेगा, सबसे ज़्यादा प्राइमरी टाइप का, फिर सेकेंडरी टाइप का, फिर टर्शरी टाइप का। ठीक है, मतलब जो R पार्ट जुड़ा है उसकी बात की जा रही है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा उतना रेट कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसको भी नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। देखो, राइट प्रोडक्ट्स,
चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। हो गया होगा। पहला देखो, ये एक्सेस में है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, H+ कैटलिस्ट दिया हुआ है। बड़े आराम से आप ऐसे लिखेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को खोल के लिख दो, फिर यहाँ पर OHCH3 लिख दो, इसका OH इसका H बाहर करो, जोड़ दो। इसी तरह से यहाँ पर HOCH3 लिख दो, इसका OH इसका H बाहर करो, लिख दो। तो यहाँ पर जो अपने को प्रोडक्ट लिखना है क्लियरली दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O OCH3, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O OCH3, दोनों तरफ एस्टर हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात देखो तो देखो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इधर अल्कोहल है। इसको ऐसे लिख दिया जाए, ये O18 था अपना, क्या इसको भी इधर करके लिख दो, OH ये O18 था अपना, तो इसका OH इसका H बाहर कर दो, इसका OH इसका H बाहर कर दो, हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इससे देखो कितना मेंबर रिंग बन रहा है, देखो 1 2, ये ऑक्सीजन 3, ये 4, ये 5, ये ऑक्सीजन 6। तो मैं इसमें एक 6 मेंबर रिंग बना दे रहा हूँ 2 ऑक्सीजन के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये वाला भी O18 होगा और ये वाला भी O18 होगा। तो यहाँ से 6 मेंबर रिंग बन रहा है, और हम लोगों ने बात करी थी कि 5 और 6 मेंबर रिंग जो होता है वो आराम से बनता है ना, रेडिली बनता है। बना लिया होगा इसको। ये जो मॉलिक्यूल है, अब इसमें देखो, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एस्ट्राफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इसी मॉलिक्यूल में यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल है, और H+ हीट दे रखा है। तो H+ हीट से E1 नहीं सोचोगे। जब अगर एसिड और अल्कोहल दोनों है सेम मॉलिक्यूल के अंदर या अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर, और H+ हीट दिया है, तो E1 नहीं सोचेंगे, एस्ट्रिफिकेशन सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रिफिकेशन जो है वो फास्टर है। तो H+ हीट है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर कर दोगे, और इसका बॉन्ड इसके साथ बना दोगे। कितना मेंबर रिंग बन रहा है देखो, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन लेते हुए एक 5 मेंबर रिंग बना दूंगा, ऐसा लिख दूंगा। आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही बना है। ठीक है, ऐसे बना दोगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर एस्ट्रिफिकेशन हो गया ये। ठीक है, चलो इसको क्लियर करके उसको समझा जाए। इसको देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, H2PT H2Ni इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, केवल इसको रिड्यूस करता है। तो जो अपना A बन गया वो बन गया यहाँ पर CH2OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड अपना जैसे का तैसा है, तो ये A हो गया। फिर इसमें H+ डाल दिया, तो H+ डाल दिया, तो फिर इसका OH के साथ इसका H बाहर करोगे, इसका बॉन्ड इससे बना दोगे। कितना मेंबर रिंग बन रहा है देखो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर एस्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो फेवरेबल होगा भाई, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसकी बात करें तो ये अल्कोहल है, एक यहाँ अल्कोहल है, एक यहाँ अल्कोहल है, और ये एसिड 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो या तो ये वाले अल्कोहल के साथ एस्ट्रिफिकेशन होगा या ये वाले अल्कोहल के साथ होगा। तो क्योंकि ये वाला अल्कोहल टर्शरी है और ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी है, तो मेरे हिसाब से इसी के साथ होगा। तो यहाँ पे अगर अपने को प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि एक इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर OC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा बना देंगे, मतलब इस वाले अल्कोहल से एस्टर बना देंगे। ठीक है, अगर एक इक्विवेलेंट नहीं लिखा होता तो इससे और इससे दोनों से हो जाता, लेकिन एक इक्विवेलेंट है, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। समझ में आई बात एस्ट्रिफिकेशन की? तो एकदम सिंपल सा इस तरह से रिएक्शन है। तो अल्कोहल का एक रिएक्शन ये एस्ट्रिफिकेशन है। ठीक है भाई, एक चीज़ और समझ लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना।
लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन है इसका, रिएक्शन विथ, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहीं भी लिखा रहता है ना, वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल में कार्बोनिल है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, एस्टर में भी है, एसिड क्लोराइड में भी है, नाइट्राइड में भी है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड जब भी लिखा रहता है तो हम लोग बेसिकली उसको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ही समझते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। और अल्कोहल के एसिड से रिएक्शन हम लोग देख लिए अभी, उसमें क्या बना भाई, एस्टर बना। लेकिन जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें जो स्पीशीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल, ठीक है, हेमी एसिटल्स। या क्या बोलते हैं, एक और स्पीशीज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटल्स, या एक और स्पीशीज बन सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमी कीटल्स, या सिंपली एक और स्पीशीज बन सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं कीटल्स फॉर्मेशन। मतलब समझे बात, मतलब ये है कि अल्कोहल का अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कीटल, कीटल में से कुछ भी बन सकता है। और पहले तो अपने को ये नाम ही समझने हैं कि ये क्या लिख दिया है, ये तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप में पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। तो पहले तो यही समझना है, ठीक है। तो इसको पहले समझाते हैं और फिर क्या क्या है और कैसे बनता है उसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे देखो, अगर हम लोगों ने एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, ध्यान से समझिए, ठीक है, बहुत सिंपल बात है लेकिन समझाना जरूरी है। ये RC डबल बॉन्ड OH है, अगर RC डबल बॉन्ड OH है तो ये एल्डिहाइड है, अगर RC डबल बॉन्ड R' है तो ये एक कीटोन है। तो मतलब ये एक एल्डिहाइड ले लिया है अपन ने, या हम लोगों ने एक कीटोन ले लिया है, दोनों में से कोई भी हो सकता है ये। और इसका रिएक्शन अगर हम एक अल्कोहल से करा दें इन एसिडिक मीडियम, और वो भी ज़्यादा एसिडिक नहीं, ड्राई HCl में, मतलब ये नहीं कि भर भर के H+ डाल दिए, ड्राई HCl मतलब वाटर नहीं लेना अपने को, सिर्फ थोड़ा अमाउंट ऑफ HCl लेना है, ठीक है। तो होगा क्या, इसका अटैक इस पर होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग, पहले समझो, क्योंकि इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अपना एक्ट करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। मीडियम एसिडिक है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, वहाँ पर आकर H+ जुड़ जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या बना, RC, यहाँ OH, यहाँ H या R' था ही अपना, और यहाँ आ जाएगा OR', ये लिया था ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो इनमें से कोई है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझा जाए, ये जो कार्बन है, एक कार्बन पर एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप। एक कार्बन पर अगर एक OH है और एक OR है, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक कार्बन पर 4 वैलेंसी होती है, एक OH है और एक OR है। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग हेमी बोलते हैं, हेमी। अब वो एसिटल है या कीटल है वो कैसे डिसाइड होगा, कि अगर मान लो यहाँ पर R और यहाँ पर H है, R और H होता तो ये क्या होता, एल्डिहाइड होता। तो अगर R और H है तो उसको हम लोग हेमी एसिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। आज मैं सिर्फ यही समझा रहा हूँ आपको कि इसको कब क्या बोलेंगे। एक कार्बन पर एक OH और एक OR अगर हो तो वो हेमी एसिटल या हेमी कीटल हो सकता है। एक कार्बन पर अगर एक OH हो या एक OR हो तो वो हेमी कीटल या हेमी एसिटल हो सकता है। अगर यहाँ पर H है मतलब वो एल्डिहाइड से बना है तो वो हेमी एसिटल है, ठीक है। अच्छा, अगर वो कीटोन से बना होता, मतलब यहाँ पे R और R' होता, यहाँ पर R और R' होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमी कीटल। बात आई समझ में, चलिए। अच्छा, ये बन गया हेमी एसिटल या कीटल। कीटल ना लिखें, कंफ्यूज हो जाओगे। हेमी एसिटल और हेमी कीटल, ठीक है।
अगर ये R डैश है तो हेमी कीटल, अगर ये H है तो हेमी एसिटल। अगर इसका रिएक्शन हम लोग ड्राई HCl के साथ एक और इक्विवेलेंट अल्कोहल के साथ करा दें, है ना, तो क्या होगा, फिर से ये H प्लस इस पर अटैक करके वाटर बना के इसको बाहर कर देगा और ये O इस पर अटैक करेगा। कैसे करेगा, क्या होगा, वो मैकेनिज्म में समझेंगे। मतलब ये यहाँ से बाहर जाएगा और ये OR यहाँ पर आकर तैनात हो जाएगा। तो यहाँ पर OR डबल डैश ऐसा हो गया, यहाँ पर H या R डैश था ही, और यहाँ पर OR डबल डैश ऐसा आ गया। एक कार्बन पर अगर दोनों तरफ OR हो जाए, एक OH और एक OR, तो हेमी, अगर दोनों तरफ ईथर ग्रुप हो जाए, OR हो जाए, तो उसको हम लोग एसिटल या कीटल बोल सकते हैं। तो मतलब ये जो बना है दिस इज एसिटल और कीटल। और ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ H है, मतलब ये एल्डिहाइड से बना हुआ है, तो इसको एसिटल बोलोगे, अगर यहाँ R डैश है तो उसको कीटल बोलोगे। पहचान में आ गई बात। एक कार्बन पर एक OH और एक OR, तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल। अगर वो एल्डिहाइड से बना है, मतलब एक तरफ एक वैलेंसी पर H है, ठीक है, एक OH और एक OR हो गया, अगर एक वैलेंसी पर कम से कम एक वैलेंसी पर H आ गया तो वो हेमी एसिटल होगा। अगर एक कार्बन पर दोनों OR हो गए तो वो हेमी एसिटल या हेमी कीटल नहीं होगा, वो एसिटल या कीटल होगा। तो एल्डिहाइड से बना होगा तो एसिटल, और कीटोन से बना होगा तो कीटल। पहचान में आई बात, ये बात समझ में आ गई सबको। इसको बहुत ध्यान से इसको, इस फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानना जरूर है, क्योंकि इसका आगे भी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी यूज़ है और काफ़ी अच्छा यूज़ है। मतलब अगर इसको नहीं समझेंगे तो वहाँ पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको पहाड़ लगेगा। तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आज मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। इसके मैकेनिज्म पर बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इस पर और बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग सिर्फ इतने बात आपको ध्यान रहना चाहिए कि हेमी एसिटल कब बोलेंगे, हेमी कीटल कब बोलेंगे, या एसिटल कब बोलेंगे और कीटल कब बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। नमस्कार।